गुड मॉर्निंग। वीकली बेसिस पे देखोगे तो बाज़ार कोई भी डायरेक्शन लेने को तैयार नहीं था। साफ तौर पर पता लग रहा था कि बाज़ार जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। 4 दिन तो हमने गिरता बाज़ार देखा, लेकिन कल हमें रिकवरी देखने को मिला है हेवी गिरावट के बाद। लेकिन इस हफ्ते क्लोज टू क्लोज बेसिस पे अगर देखें तो निफ्टी लगभग 1% नीचे है और निफ्टी बैंक लगभग 1.25% टूटता हुआ नज़र आया है। एक रेंज बाउंड सेशन ही हमें देखने को मिला है। लोअर लेवल से आज खरीदारी आई है और हायर लेवल पे बिकवाली देखने को हमें बार बार मिल रही थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 18 जुलाई सोमवार को जापान का बाज़ार बंद रहेगा, लेकिन जो मेजर इवेंट शुरू होंगे वो 20 जुलाई बुधवार से शुरू होंगे। 20 जुलाई बुधवार को ब्रिटेन के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, तो ये जो न्यूज़ है उन पे फोकस रहेगा क्योंकि इनका मार्केट पे काफ़ी असर पड़ता है। 21 जुलाई गुरुवार को जापान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं और 21 जुलाई गुरुवार को ही बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक भी है। एक्सपेक्टेशन यही है कि ब्याज दरें अभी भी -0.1% में बरकरार रखा जाएगा बैंक ऑफ जापान की ओर से। क्रूड ऑयल के बाज़ार पर भी रहेगी नज़र, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स खाड़ी देशों से निकलकर आएगी वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है क्रूड ऑयल के बाज़ार पे। आपको पता ही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खाड़ी देशों के दौरे पर हैं और वहाँ से एक बड़ी अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है। HDFC बैंक के जो नतीजे होंगे वो डोमिनेट कर जाएंगे। वीकेंड के दौरान ही नतीजे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है सोमवार के सत्र में बाज़ार खुलते ही HDFC बैंक के स्टॉक पर आपको देखने को मिल सकता है। और HDFC का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी पे भी हलचल रहने वाली हो सकती है। वेदांता 19 जुलाई को बोर्ड बैठक है जिसमें दूसरे अंतरिम डिविडेंड पे कंपनी विचार करने जा रही है और 27 जुलाई को जिनके पास भी डीमैट अकाउंट में वेदांता के शेयर्स होंगे ये दूसरे अंतरिम डिविडेंड के हकदार होंगे और बोर्ड ने दूसरा अंतरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो निफ्टी टेक्निकली कैसे लग रहा है देखिए, 16,000 लेवल के ऊपर की क्लोजिंग तो बहुत बेहतर मानी जाएगी, लेकिन इस समय बहुत ही तगड़ी टक्कर है। ये 16,000 के लेवल पे ही तगड़ी टक्कर है। यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको तगड़ा टक्कर मिल रहा है। असल खेल शुरू होगा जब बाजार 16,240 से 16,280 का लेवल टाप जाए। उसके बाद आप देखोगे कि बुल्स का दबदबा और हावी हो गया है। अभी तक तो बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है, ऐसा ही लग रहा है। नीचे हम 15,800 और 15,900 के लेवल को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, यानी कि एक सपोर्ट लेवल बना रहा है यहाँ पे। और ऊपरी साइड में जैसे ही जाते हैं तो 16,100 और 16,150 के आसपास दम तोड़ देते हैं। किसी भी साइड, कोई भी साइड अगर बाजार पहले टूटता है, अगर ऊपर की ओर पहले टूटा तो ऊपर की ओर चला जाएगा, अगर नीचे की तरफ पहले टूटा तो नीचे की ओर चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बाजार तेजी के साइड में ही रहे, लेकिन बहुत ही बड़े मैक्रो नंबर्स आने वाले हैं, उसके बाद नतीजों में फोकस रहेगा। नतीजे देखिए आप, सिलसिलेवार मंगलवार को यानी 19 जुलाई को रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसमें है अंबुजा सीमेंट, AU बैंक, HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI जनरल इंश्योरेंस, L&T फाइनेंस होल्डिंग, पॉलीकैब के नतीजे आने वाले हैं। 20 जुलाई को रिजल्ट्स आने वाले हैं। हैवेल्स, इंडसइंड बैंक, OFSS, सिंजिन, टाटा कम्युनिकेशन, विप्रो जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। 21 जुलाई गुरुवार को जिनका रिजल्ट्स आने वाला है कैनफिन होम, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, PBR, SRF,
वायदा कारोबार अपने नतीजे पोस्ट करेंगे। GHFC, हिंद जिंक, IDBI, ICICI सिक्योरिटीज, कजारिया कैश मार्केट में नतीजे पोस्ट करेंगी। 22 जुलाई को शुक्रवार को बंधन बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, HDFC AMC, अल्ट्राटेक के नतीजे आने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि शनिवार को भी बाजार नतीजे ट्रैक करेगा। 23 जुलाई को ICICI बैंक, कोटक बैंक के नतीजे आने वाले हैं। रविवार का दिन भी नहीं छूटेगा क्योंकि इन्फोसिस इस बार रविवार को नतीजे पोस्ट कर रही है और 24 जुलाई बहुत इम्पोर्टेंट तारीख है, इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। तो रिजल्ट डोमिनेटिंग वीक रहेगा। बाजार पे लोअर एंड से फिर से रिकवरी आई है, लेकिन हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी है। असल खेल शुरू होगा 16,240 से 16,280 के लेवल के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स ने मंदी का अच्छा फ़ायदा उठाया है। मंदी के बाज़ार में म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीदे हैं। इस वक्त बाज़ार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं भारत के म्यूचुअल फंड्स और हमको ये देखना है कि वे क्या कर रहे हैं। जून की रिपोर्ट आ गई है। बाज़ार में जो मंदी आई उसका फ़ायदा उठाकर म्यूचुअल फंड्स ने कुछ शेयर्स जमा करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ज़ोरदार कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट भी किया है जो कंपनी फेवरेट दिखाई पड़ रही हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने जमकर खरीदारी की है। वे हैं लार्ज कैप में टेक महिंद्रा, ICICI लोम्बार्ड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, ये हॉट फेवरेट दिख रहे हैं। मिड कैप में है पेज इंडस्ट्रीज़ जो कि का अंडरवियर बनाती है, ओवरवियर भी बनाती है। बाटा इंडिया, मदर्स एंड सुमी वायरिंग। स्मॉल कैप एथर एनर्जी, सफायर फूड्स, अनुपम रसायन। हम 5 म्यूचुअल फंड का नाम ले सकते हैं जो कि भारत के जाने माने म्यूचुअल फंड्स हैं। उनमें पहला है SBI म्यूचुअल फंड्स। ये भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। इन्होंने किनमें कहाँ पर ख़रीदारी की है वो हम देखते हैं। एथर एनर्जी में इन्होंने 545 करोड़ रुपए लगाए हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज, फाइजर, जोमैटो, प्रेस्टीज इस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस एंड IDFC फर्स्ट बैंक। और जोमैटो में इन्होंने अपना स्टेक डबल कर दिया है। इन्होंने जोमैटो में 2 करोड़ 60 लाख के शेयर्स खरीदे हैं। 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं जोमैटो में। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ग्लैंड फार्मा में इन्होंने खरीदारी की है 439 करोड़ रुपए की। टाटा कम्युनिकेशंस, गो फैशन, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, मुथूट फाइनेंस, ओबरॉय रियल्टी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब हम देखते हैं HDFC AMC म्यूचुअल फंड। इन्होंने सबसे बड़ी खरीदारी की है कोफोर्ज में। इनके पास अभी कोफोर्ज का 2 लाख शेयर हो गया है। और बाकी कंपनियों में भी उन्होंने खरीदारी की है। वे हैं ICICI प्रूडेंशियल, अजंता फार्मा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो। और ये जो एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, ये जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, इन्होंने इन तीनों कंपनी में अपनी स्टेक हिस्सेदारी बढ़ा दी है। नेक्स्ट देखते हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इन्होंने सबसे बड़ी जो खरीदारी की है वो 3M इंडिया में की है। 1 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदा है 278 करोड़ रुपए में। 3M इंडिया को आप गूगल कर सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट कंपनी जिसमें इन्होंने खरीदारी की है वे हैं सफायर फूड्स, अजंता फार्मा, वेदांता। नेक्स्ट है UTI म्यूचुअल फंड। इन्होंने खरीदारी की है इंडिया होटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ट्रेंट, ONGC, JK सीमेंट, कोल इंडिया। और इन्होंने सबसे बड़ी खरीदारी की है ONGC में, वो है 465 करोड़ रुपए की।
अब ज़रा सोचिए, ज़रा दिमाग लगाइए कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो आखिर इन कंपनियों में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सोचिए, विचारिए, और अगर आपको कोई पसंद आती या फिर कोई कंपनी पसंद आती या फिर आपके माइंड में कोई कंपनी थी पहले से, तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना ना भूलें। थैंक यू।